के मुख्य कार्यकर्ता श्री विनोद जी, यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स और प्यारे बच्चों, आज आपसे यहाँ पर मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए जो हम लोगों से किया था, जिसके बारे में आप काफ़ी सुनते होंगे अखबारों में, टेलीविज़न पे, सोशल मीडिया पे। उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनने के लक्ष्य की तरफ अग्रसर है। निश्चित तौर पे आपके आप मुझे बताएगा कि यहाँ पे अभियांत्रिकी के छात्र हैं, यहाँ पे प्रबंध के छात्र हैं, तो आपके मन में बहुत किस्म की जिज्ञासाएं रहती हैं। इसके पहले कि मैं आपसे इसके बारे में बात करूँ, मैं 2-3 बच्चों से जानना चाहूँगा आपके मन में इसके प्रति क्या जिज्ञासा होती है। कोई भी 2-3 बच्चे खड़े होकर के अपने प्रश्न करेंगे और फिर उसके बाद में विषय पर बात करेंगे। बस रेज जो है कोई भी बच्चे खड़े होकर अपना हाथ खड़ा करिए। मैं आपको पहले सुनना चाहूँगा और सुनने के बाद में इसके बारे में बात करूँगा। माइक ले जाइए वहाँ पे। Good morning, sir. My name is Sejal Verma and I am a student of Electronics and Communication Engineering. Sir, I appreciate what you have done, but can I ask a question? Sir, my question that is, how does Uttar Pradesh can relate the foreign and the cultural economy? Thank you. सेकेंड ईयर से सर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बहुत आगे तक ले जाएगा। लेकिन सर मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं जैसे आटा, चावल, जिसमें सर प्लास्टिक पाए जा रहे हैं, और सर अगर हम WHO की रिपोर्ट की माने तो 2050 तक लगभग 80% लोगों को कैंसर होने की संभावना है। तो सर सरकार इस विकास के साथ साथ ऐसी कौन कौन सी नीतियों को अपना रही है जिससे हम आने वाली इस गंभीर समस्या से निजात पा सकें। सर मेरा सवाल आपसे ये है, क्या 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाएंगे? क्या हम डेवलपमेंट के साथ साथ अपने रिसोर्सेज को राइट वे में यूटिलाइज कर पाएंगे? और क्या पॉल्यूशन जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ हम यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना पाएंगे? यहाँ देखो सामने मीडिया को बोल रही and I'm from biotechnology department. So I really appreciate the new image of Uttar Pradesh that we have got from the new government. And my question is that as being a future engineer, we all are here and we see that what opportunities can we get from this goal of 1 trillion economy. Because as being a biotech student, I see that there are very less pharmaceutical companies in Uttar Pradesh, and especially their percentage is more in Uttarakhand. So what will be the benefit for us as being future engineers so that we can also flourish in our field in our own Uttar Pradesh? जब आप सुनते हो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसका क्या मतलब है? कोई किसी ने सोचा इसके बारे में? जब आप सुनते हो कि उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाला है, तो इसके बारे में आपने सोचा कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ? कोई भी बच्चा इसको एक्सप्लेन करेगा? हाथ खड़ा करिए। $1 ट्रिलियन क्या होता है? कोई भी बच्चा हाथ खड़ा करो, आपको पढ़ते हुए। यस, गुड मॉर्निंग सर, आई एम शुक्ला, EN थर्ड ईयर। सर 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का मतलब है कि सर 27 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट हो रहा है सर यूपी। 27 लाख करोड़ 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन का क्या मतलब होता है? सर ट्रिलियन मतलब होता है करोड़ से ज्यादा। और कोई बच्चा कोशिश करेगा? यस, 1 लाख 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ रुपए। और कोई बच्चा कोशिश करेगा? $1 ट्रिलियन का क्या मतलब है? 1 ट्रिलियन। यस, यहाँ पे सामने फिगर लगेगी। Around 82 lakh crore rupees. बहुत बढ़िया, सारे बच्चे कोई बच्चा कोशिश करेगा? यस बेटी, ये सामने लाइए।
को हम अपने अर्थव्यवस्था में कैसे इस्तेमाल करेंगे और उसको कंट्री की प्रोग्रेस में कैसे यूटिलाइज करेंगे, इसका यही मतलब उसका है। मतलब क्या हुआ बेटा? $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसका क्या मतलब? सर जो ये अमाउंट है हमारा, उसको हम अपने ये एक अर्थव्यवस्था है जिसको चलाने के लिए हम अपनी कंट्री में एक और कोई इनिशिएटिव बच्चा लेंगे। कोशिश करेगा? एनीबॉडी एल्स विल ट्राई? सर 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का मतलब कह सकते हैं कि इकोनॉमी यूपी की कैसे हम लोग इस रुपीज के साथ प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे इसको ग्रो कर सकते हैं, यानी कि जो हमारी रूरल एरिया है उसका सामान अर्बन एरिया में कैसे हम लोग उसको लाइक मतलब कि खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, और कैसे अर्बन एरिया रूरल एरिया में जाकर डेवलपमेंट में मदद कर सकता है, और हमारे यूपी का जो सामान है कैसे बिकेगा। बहुत बढ़िया। इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने निकाला है कि 17 से ज्यादा देश हैं जो हमारे देश के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। मैं तुम्हें बहुत फंडामेंटल चीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कहते हो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़, कहते हो अरब, खरब, इस प्रकार के आप जो नंबर जीरो जोड़ते जाते हो, वैसे ही एक जो दूसरी एक किसी प्रकार की इकाई सिस्टम होता है जिसमें होता है यूनिट, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, तो वो उसके हिसाब से बढ़ता है। जब हम एक के आगे 3 शून्य लगाते हैं तो वो 1000 होता है, 1000 होता है, तो कहते हैं 5000 में 5 के आगे 3 शून्य जोड़ेंगे। हम मिलियन जो है 3 की जगह जब 6 जीरो जोड़ेंगे, 6 जीरो का मतलब है 10 लाख, जब 6 जीरो जोड़ेंगे तो उसको मिलियन कहते हैं। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि 20 मिलियन, तो 20 के आगे 6 जीरो जोड़ोगे, यानी 2 के आगे 7 जीरो जोड़ोगे, यानी 2 करोड़ जो है वो 20 मिलियन हुआ। मिलियन के बाद होता है बिलियन, बिलियन में 3 और शून्य जुड़ जाते हैं, यानी अगर उसके आगे 9 जीरो जोड़े जाते हैं, जब उसको बिलियन कहते हैं। अगर कहते हो कि 400 बिलियन, यानी 400 के आगे 9 जीरो जोड़ेंगे, तो टोटल कितने जीरो हो गए? 9 + 2 11 जीरो हो गए, यानी 4 के आगे 11 जीरो हो गए, तो वो हो गया 400 बिलियन। और ट्रिलियन का मतलब क्या हुआ? ट्रिलियन का मतलब हुआ कि 9 के आगे एक और 3 का जोड़ देंगे, यानी 12 जीरो जब जोड़ेंगे तो उसको कहते हैं ट्रिलियन। अगर कहते हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का मतलब हुआ कि हमारा जो है एक के आगे 12 जीरो जुड़े हुए। ठीक है, क्लियर है? आपको ट्रिलियन का मतलब समझ में आ गया? अब आप कहते हो ट्रिलियन इकोनॉमी, तो जैसे हमारे देश की करेंसी रुपीज है, आप जो भी लेते हो रुपए और पैसे में आपके चलन करते हो, कोई सामान खरीदने जाते हो, कपड़ा खरीदने जाओगे तो ये 2000 रुपए का कपड़ा हो, या आप अपना बाल कटवाने जाओगे कहोगे कि ये 500 रुपए में बाल कटवाया मैंने। यानी हमारी करेंसी जो यूज होती है फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कोई सर्विसेज लेंगे या गुड्स लेंगे, जो भी आपने इकोनॉमिक्स पढ़ते होंगे, तो उसके लिए हमें रुपए का प्रचलन होता है अपने देश में। हर देश की अपनी अलग अलग करेंसी होती है। ऐसे अमेरिका की करेंसी क्या होती है? डॉलर होती है। अमेरिका की करेंसी डॉलर होती है। ग्रेट ब्रिटेन की करेंसी पाउंड होती है। यूरोपियन इकोनॉमी जहाँ पे वहाँ पे यूरो होती है। जापान की करेंसी पे येन होती है। तो ऐसे हमारे देश की करेंसी जो रुपी है और अमेरिका की करेंसी डॉलर है, लेकिन आज हम लोग एक ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहे हैं, एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो कि ग्लोबल विलेज है। पूरे दुनिया भर में एक्सचेंजेस होते हैं। आप यहाँ से अमेरिका जाते हो, वहाँ जाके सामान खरीदते हो, वहाँ जाके कुछ जगह घूमने जाते हो, पढ़ने जाते हो, अमेरिका वाले यहाँ पे आते हो, यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ कुछ काम करते हैं। तो उनकी करेंसी अगर एक दूसरे में एक्सचेंज नहीं होगी तो फिर कैसे काम कर सकते हैं? इसके लिए इसका करेंसी एक्सचेंज होता है, और करेंसी एक्सचेंज का रेट जो है उस देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती के हिसाब से रेट है। तो आज की डेट में जो करेंसी रेट है, अगर आप गूगल करके देखोगे, अमेरिका का जो डॉलर है और हिंदुस्तान का रूपी है, अगर हम 80 रुपए खर्च करते हैं तो वो $1 मिलता है। यानी आप 800 रुपए खर्च करोगे तो $10 मिलेगा। अगर वहां से वो $20 लेके आते, ठीक है। तो जब हम कहते हैं ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, यानी 1 ट्रिलियन 80 के आगे 12 जीरो जोड़ोगे, यानी 8 के आगे 13 जीरो जब जोड़ोगे तो वो हमारे पास $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। और ये हमारी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में आप देखते होंगे, मुख्यमंत्री जी को
उन्होंने लक्ष्य रखा कि हम अपने देश की इकॉनमी को अगले 5 साल में $1 ट्रिलियन की इकॉनमी करेंगे। अब इकॉनमी का मतलब क्या हुआ, आपको समझना चाहिए। अब वो जो बच्चे ने बताया 82 लाख करोड़ जो बताया था, बिल्कुल सही बताया। तो उसको जो हमारी इकॉनमी का जो उसको आप देखोगे जीरो का काउंट करोगे तो सही आए। अब ये इकॉनमी का क्या मतलब हुआ, व्हाट इज इकॉनमी? आपने कोई इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा। इकॉनमी जैसे उत्तर प्रदेश की इकॉनमी, तो उत्तर प्रदेश की बाउंड्री के भीतर जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर का मतलब हुआ एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, माइनिंग है। ऐसे जो हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है, उस प्राइमरी सेक्टर जहाँ पे मेन जो आपका जो मुख्य प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे मिनरल्स निकलते हैं, आपका खेत का आपका अनाज निकलता है, फसल होती है, आपके फल फूल होते हैं, ये जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है। तो प्राइमरी सेक्टर का पूरे उत्तर प्रदेश का जितना सारा प्राइमरी सेक्टर में प्रोडक्शन हो रहा है, उस सारे प्रोडक्शन को जोड़ देंगे तो प्राइमरी सेक्टर का हमारी इकॉनमी में क्या कंट्रीब्यूशन आ जाता है। सेकेंडरी सेक्टर का मतलब हुआ कि जहां मैन्युफैक्चरिंग, आपने गेहूं तो लिया लेकिन गेहूं का आटा बना दिया, आटे से कुछ और प्रोडक्ट आपने बना दिए। आपने कपास तो लिया लेकिन कपास से आपने कपड़े बना दिए, और कपड़े से फिर और आपके जो आप कपड़े पहने वो बना दिए। यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, जहाँ पे तमाम किस्म की मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग से लेकर के IT से लेकर के तमाम किस्म की मैन्युफैक्चरिंग होती है। जो हमारे प्राइमरी प्रोडक्ट है उससे निकाल करके सेकेंडरी प्रोडक्ट जो हमारे उपयोग के होते बनते हैं, क्योंकि ये सारी इकॉनमी हमारी हमें सेवा करने की जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो उसको उपयोग करके जब नई चीज बनती है उसको सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। तो जितना सारा सेकेंडरी सेक्टर में हमारे उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको जोड़ेंगे तो सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हो गया। तीसरा जो टर्सरी सेक्टर का मतलब होता है कि जो हमारा सर्विसेज, यानी जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक से लेन देन आप करते हो तो उसमें सर्विसेज हुआ। आप कोई टूरिस्ट घूमने आता वो सर्विसेज हुआ। आप यहाँ पे पढ़ने आते हो तो कोई प्रोडक्शन तो होने का, प्राइमरी सेक्टर होने का, तो आप पढ़ने जाते हो तो यहाँ पे फीस पे करते हो, वो भी आपका जो सर्विस सेक्टर हो गया। तो आप टूरिज्म हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, आप अस्पताल में जाते हो सर्विसेज आपको मिलता है। ये इसमें जो हमारा जो प्रोडक्शन जो हमारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं वो हमारा ट्रेजरी सेक्टर होता है। और इसके अलावा जो टैक्सेस, ये सारा का सारा मिलकर के बनता है ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, GSVA कहते हैं उसको। यानी ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड जो है, इसको सारे को जोड़ेंगे तो वो हमारा $1 ट्रिलियन इकॉनमी अगले 5 साल के बाद होगा। तो आपके मन में प्रश्न होगा कि आज हम कितने पे हैं? जैसे जानकारी चाहिए, अगर आप कहेंगे कि हमारे पॉकेट में 10 लाख रुपया हो जाए तो पहले पूछेंगे आज हमारे पॉकेट में कितना रुपया है। यानी उत्तर प्रदेश की सारी अर्थव्यवस्था में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, जो टैक्सेशन और अदर्स, ये सारा जब जुड़ेंगे तो वो $1 ट्रिलियन का भी 5 साल बाद बनेगा, 27 से बनेगा। ये हमारा लक्ष्य है। तो आज हम कितने पे हैं? आज अभी हमारा जो एडवांस एस्टिमेट 2023-24 का जो आया है, अभी हाल में आया था, हम लगभग 25.5 लाख करोड़ के ऊपर आज की डेट में हमारी इकॉनमी 25.5 लाख करोड़ रुपए की इकॉनमी। अब आप जानना चाहोगे कि इकॉनमी 25.5 लाख करोड़ कहां से होगी? जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 2017 में मुख्यमंत्री बने थे, उस समय कितनी इकॉनमी थी आप जानना चाहोगे? कि पिछले 7 साल में इकॉनमी को कहां से कहां ले गए? हमारी इकॉनमी लगभग 12 लाख करोड़ के आसपास, 12 लाख करोड़ के आसपास 2017 में थी, और आज कितनी हो गई? 25.5 लाख। यानी हमारी इकॉनमी दूनी हो गई। हमारी इकॉनमी दूनी हो गई पिछले 7 साल में। हमारी इकॉनमी पूरे देश में, अभी बीच में डिस्टर्ब नहीं करती, हमारी इकॉनमी पीछे जो है पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था, जैसे हमारी उत्तर प्रदेश की इकॉनमी है, वैसे महाराष्ट्र की इकॉनमी है, कर्नाटक की इकॉनमी है, आंध्र प्रदेश की इकॉनमी है, गुजरात की इकॉनमी है, हम पूरे देश में स्थापना में आ गए। हम दूसरे स्थान में पूरे देश में नंबर 2 अर्थव्यवस्था बन गए। और ये करने के लिए आपको अभी तक जो आपका प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, सभी सेक्टर में जब आप ग्रोथ करेंगे तब जाके इकॉनमी बढ़ेगी। अब जैसे हमारे उत्तर प्रदेश की इकॉनमी, इसको हम लोग कहते हैं स्टेट GDP कहते हैं, स्टेट GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
तो जैसे स्टेट जीडीपी हमारा है, इसी प्रकार से हमारे देश का जीडीपी है, पूरा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। और हमारे देश का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो अगर आप देखोगे तो हमारे देश का जीडीपी आज की डेट में, अगर आपको पता होगा कि हमारे देश का जीडीपी लगभग $3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुका है। 3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारे देश का। और आज हम दुनिया में तीसरे नंबर के, आज हम दुनिया में चौथे नंबर की इकोनॉमी बन गए। अभी आपने पढ़ा होगा, अखबार में आपको थोड़ा रुचि होगा, पढ़ते होंगे, तो पीछे हमने ग्रेट ब्रिटेन जिन्होंने हमारे देश में 200 साल से ज्यादा यहाँ पे उन्होंने हमारे यहाँ साम्राज्य किया, उनको पछाड़ करके हम चौथे नंबर की इकोनॉमी बन गए थे थोड़े दिन पहले। और आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया के सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। अभी हाल में जो प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट आया था, सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है कि हम आने वाले 5 सालों में देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कर दें। आप सोचिए कि हम दुनिया में 11वें स्थान पे थे जब प्रधानमंत्री जी मोदी जी यहाँ पे 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने, तो हमारा देश दुनिया में 11वें स्थान में था अर्थव्यवस्था में, वही प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी को लेकर। और अब हम दुनिया के चौथे नंबर पे आ चुके हैं और अगले 2 साल के भीतर हम तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। हमारे आगे ये हमारी बढ़ती तेजी से अर्थव्यवस्था है। और जब हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ती है, जो हमारी अर्थव्यवस्था में हमारी वृद्धि होती है, इसका क्या मतलब निकलता है कि जब जीडीपी बढ़ेगी तो किसका ग्रोथ होगा? हमारे सब सारे नागरिकों का पर कैपिटा जीडीपी बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। और पर कैपिटा इनकम जब बढ़ेगा, क्योंकि जब वो देश का जो इनकम है वो कहाँ जा रहा है? लोगों को ही उसको कंज्यूम कर रहे हैं। जब लोग उसको कंज्यूम करें तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, तो क्या होगा? लोगों की जिंदगी का स्तर सुधरेगा, लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधरेगा। अगर वो बच्चा पढ़ने के जहाँ जाता वो अपने बच्चे को और बेहतर स्कूल देगा, और बेहतर उसको जो स्वास्थ्य की सुविधाएं देगा, और बेहतर एंटरटेनमेंट की सुविधाएं देगा। यानी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन होगा उसका क्या फर्क पड़ेगा? नागरिकों के जीवन में फर्क पड़ेगा। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा, जब आप $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो हमारा लक्ष्य है लगभग जो 25.5 लाख करोड़ की आज की हमारी अर्थव्यवस्था है, इसको लगभग 80 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था में बनाना है अगले 5 साल के भीतर। और इतना आसान काम नहीं बच्चों, अर्थव्यवस्था को आपने देखा कि अर्थव्यवस्था इतनी आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए पूरी की पूरी हमारी इकोनॉमी में बहुत सारा परिवर्तन करना पड़ता है, बहुत सारी पॉलिसी बनानी पड़ती है, पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन कराना पड़ता है, तब जाके अर्थव्यवस्था हमारी ऐसे बदलती है। इज दैट क्लियर? अभी तक आपको सामने क्लियर है? जैसे यस, आप सबको क्लियर है कि हम जब बात करते हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो आप सबको क्लियर है कि आपको जानकारी मिली, सबको कोई चिंता है कि देश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी? हमको करना होगा। ये हम आपने देखा होगा कि आपने आपसे बात करना चाहूंगा, इसके पहले मैं यूपी के $1 ट्रिलियन की बात करूं। आपने 2022 है ना 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी जो है हर साल देश को संबोधित करते लाभ के प्राचीन से, कितने लोग उसको सुनते हैं? खड़ा करो। अगर आप नहीं सुनते तो अच्छी बात है, मैं आपसे कहूँगा नहीं सुना है तो आपको गूगल पे उपलब्ध है, प्रधानमंत्री जी की स्पीच उपलब्ध है। आप गूगल पे जाइए और जाकर के प्रधानमंत्री की पूरी स्पीच सुनिए, 2022 की बहुत ऐतिहासिक स्पीच, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये हमारी जो है ये विकसित भारत का संकल्प लिया उन्होंने संकल्प लिया कि 2047 जब हम आजादी के 100 साल मना रहे होंगे, 2047 हमारा देश विकसित भारत होगा। और जिसका भी हाल में आपने विकसित भारत संकल्प यात्रा देखा होगा। विकसित भारत का क्या मतलब हुआ कि हमारे देश की पूरी अर्थव्यवस्था, आज हमारे बहुत सारे इकोनॉमी, दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट आज अंदाज करते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है 2047 में लगभग 30 से 32 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी। यानी आज की हमारी जो इकोनॉमी है करीब 3.5 लाख ट्रिलियन इकोनॉमी है, ये बढ़ के 30 से 32 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी। यानी आज से 10 गुनी बड़ी इकोनॉमी बनेगी अगले 25 सालों में। आप सोच सकते हो कि लोगों की जिंदगी कैसी हो? सही नहीं है। आप में से सारे बच्चे 25 साल के बाद आप बिल्कुल युवा, आप युवक होकर के देश की बहुत सारी चीजों का आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।
तो ऐसे में देश की हमारी अर्थव्यवस्था कैसी होगी, लोगों की जिंदगी कैसी होगी, आप सोच सकते हो। और जब देश का जो 30 से 32 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी होगा तो हमारे प्रदेश की इकॉनमी कैसी होगी, क्योंकि हमारा प्रदेश भी उसी तेजी के साथ बढ़ रहा है। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो प्रधानमंत्री जी की जो भी उनके जो पॉलिसीज है, प्रोग्राम्स है, उसको धरातल पर लाने का सबसे पहले काम यहाँ पे उत्तर प्रदेश में किया जाता है। तो हमारा प्रदेश की भी इकॉनमी कितनी ज्यादा ग्रो करेगी। जब विकसित भारत होगा तो विकसित उत्तर प्रदेश होगा, और विकसित उत्तर प्रदेश होगा तो हम सारे तो विकसित होंगे। विकसित का क्या मतलब निकला, अब आपके मन में आता होगा विकसित का क्या मतलब निकला। आज तक हम लोग, जब हम छोटे बच्चे थे, पढ़ते थे, आपके जैसे जब आप यहाँ पे इंजीनियरिंग पढ़ते हो, मैं IIT कानपुर में पढ़ता था, 78 to 83 मैंने IIT कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उसके पहले जब छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, हम पढ़ते थे हमारा देश विकासशील भारत है, यानी हम एक डेवलपिंग कंट्री है। पिछले 75 साल से हम डेवलपिंग कंट्री है। हमने डेवलप का सोचा नहीं। आज एक बहुत विराट लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को दिया, और पूरा देश उनके पीछे चल रहा है देश को विकसित करने के लिए। और देश को विकसित करने, कहाँ से देश विकसित होगा, सारे लोगों के सोच में परिवर्तन हो, सब लोग इस काम में लग जाए कि कैसे हम अपना बेस्ट से बेस्ट कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। आप इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहे हो, मैनेजमेंट की पढ़ाई करो, कैसे आप बेस्ट कंट्रीब्यूशन करोगे इकोनॉमी में, फिर देखो कि हमारा देश विकसित क्यों नहीं होगा। एक छोटा सा उदाहरण कि आपको जो है, जैसे कि हमारा पहले स्वच्छता के बारे में सोच सकते थे, इतना हमारा नगर गांव साफ हो सकते थे, नहीं हो सकते। एक संकल्प लिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने अक्टूबर 2014 कि हमारा स्वच्छ भारत मिशन होगा, और आज देखते देखते हमारे गांव, शहर, नदी, जो हमारे जितने सारे इलाके हैं, सारे के सारे बाजार मार्केट सब काफी कुछ साफ हो। अभी भी हमें थोड़ा कुछ काम करना है, लेकिन जो सफाई होगी उसको आप कल्पना नहीं कर सकते थे आज से 10 साल पहले। जब हमारा कोविड का जो एक महामारी, वैश्विक महामारी आई, तमाम लोग प्रेडिक्शन कर रहे थे, बहुत लोग प्रेडिक्शन करते यहाँ पे इतनी सारी मौतें हो जाए, क्योंकि हमारे पास व्यवस्था कुछ भी नहीं था। और आपने देखा कि दुनिया का सबसे अच्छा कार्य करने वाला कोविड को पूरा का पूरा उस चैलेंज को, उस चुनौती को स्वीकार करने वाला हमारा देश निकला। और वही नहीं, बल्कि हमारा देश आत्मनिर्भर भारत हो गया। हमारा देश विकसित भारत के संकल्प के साथ निकला। जब दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं चकनाचूर हो रही थी, दुनिया की आज भी बहुत सारे जगह रिसेशन है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज 8.1% के रेट से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। हमारा उत्तर प्रदेश 9.2% के हिसाब से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। तो जब दुनिया में लोग सब सारे पीछे हो रहे थे, तो उत्तर प्रदेश या हमारा देश कितनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। ये है हमारा संकल्प, और ये हमारे संकल्प से सिद्धि के तक पहुंचने का रास्ता। अब आप पूछोगे कि हमारा प्रदेश कैसे ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बना, कैसे बना, जो 12 लाख करोड़ की इकॉनमी जो है, 12 लाख करोड़ की इकॉनमी 25.5 लाख करोड़ की इकॉनमी कैसे बन गई पिछले 7 साल में, देखते देखते कैसे बन, और इसका फर्क आपको दिखता हो। अब ये इकॉनमी कैसे बनेगी, ये बनने के लिए हमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। और जो सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर में एक परिवर्तन की लहर आनी चाहिए। और जो भी आपको दिख रहा हो परिवर्तन में, एग्रीकल्चर में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, इसको ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी करने के लिए हमने एक ऑर्गेनाइजेशन को हायर किया है, डेलॉयट इंडिया। वो हमारी मदद करते हैं कि इस प्रकार से दुनिया भर में जो काम हुआ, या हमारे देश में तमाम सारे काम में जो हमारे प्रदेश की इकॉनमी को एक ऊर्जा दे सकते हैं, उनकी मदद, उनके सहयोग से हमारी पूरी की पूरी जो मुख्यमंत्री जी ने हमारे प्रदेश को 10 अलग अलग सेक्टर में बांटा, और हर सेक्टर में अलग अलग तरीके से काम किया। तो पहले तो इसमें एग्रीकल्चर के बारे में आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है पूरे प्रदेश, किस प्रकार से हमारे प्रदेश में, आप सोचो कि किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है। आपको जान करके बहुत खुशी होगी कि आज उत्तर प्रदेश का हमारा हर एक प्लॉट तो समझते हो, कोई गांव वाले लोग हाथ खड़ा करेंगे, गांव वाले लोग हैं, कोई हाथ खड़ा करेंगे, बिल्कुल बहुत सारे लोग हैं, मैं भी गांव वाला हूं। आप जो खेत होता है, पहले हमारी खतौनी जो थी, आप जो खेत के बारे में खतौनी बनता है, खसरा बनता है। खतौनी जो होती है हमारा रिकॉर्ड ऑफ राइट है, और खसरा जो है रिकॉर्ड ऑफ पोजीशन। तो खतौनी और खसरा जो था, पहले तो उसको डिजिटल किया, उसको ऑनलाइन किया,
और आज की डेट में हमारे उत्तर प्रदेश के सारे 75 जनपद के जो हमारे प्लॉट्स हैं उनको जितनी हमारे पास डाटा नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी से उपलब्ध है उसके हिसाब से हमने उसको जियो रेफरेंस कर दिया, यानी हर प्लॉट को हम वहां पहचान सकते हैं कि ये प्लॉट है। और आपको जान करके खुशी हो कि पिछली जो खरीफ थी, पिछले खरीफ में, खरीफ तो मतलब सुनते हो ना, खरीफ का मतलब कि जो हमारी बरसात वाली जो फसल होती है, खरीफ की फसल में प्रदेश के 21 जनपदों में 21 डिस्ट्रिक्ट में हर एक प्लॉट का और बाकी 54 जनपदों में 10-10 गांव का, क्योंकि हमारा तब तक पूरा काम नहीं हुआ, उस पे जियो, उस पे इलेक्ट्रॉनिक ये डिजिटल क्रॉप सर्वे हुआ। डिजिटल क्रॉप सर्वे का मतलब क्या हुआ, पहले भी हमारा क्रॉप सर्वे होता, पड़ताल होता, पड़ताल में हमारा जो लेखपाल है, लेखपाल की बच्चा होती थी कि वो जाएगा हर खेत में जाएगा और हर खेत में नोट करेगा कि वहाँ पे जो धान बोया है या वहाँ पे उड़द लगी है या वहाँ पे गन्ने की खेती हो रही है कि कोई सब्जी की खेती हो रही है, हर एक खेत को नोट करेगा। लेकिन कई बार लेखपाल साहब नहीं जाते थे, बैठ करके सब लिख लेते थे और लिखने से कुछ गलत लिख गया, कुछ सही लिख गया, सही बोया है धान लिख दिया, वहाँ पे उड़द बोई हुई। लेकिन अब जब चूंकि हर एक प्लॉट का अपना पहचान हो गई है, उसका अपना उसका जियो रेफरेंसिंग हो गई, तब उसको जाकर के सीधे मोबाइल लेता है, उस खेत का फोटोग्राफ खींचता है और फोटो ऑटोमेटिकली उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से पता चल गया कि यहाँ पे धान बोया है या यहाँ पे उड़द बोई है, यहाँ पे क्या गन्ना बोया है, वो जानकारी मिली। अगर बाई चांस वो नहीं है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आप जानते होंगे मशीन लर्निंग है, धीरे धीरे इंप्रूव करती जाएगी। तो अगर नहीं तो उसको एक छोटा सा एक उसके पास वो आ जाएगा जिसमें लिख सकता है कि यहाँ पे उड़द बोई है और साथ उड़द साथ ये भी बोया हुआ, डबल क्रॉप है, ट्रिपल क्रॉप है, और ये सारी की सारी डाटा मास्टर हमारा इकट्ठा होता चला जा रहा है। यानी हर एक प्लॉट पे क्या खेती हो रही है इसकी पूरी जानकारी और सही जानकारी हमको डिजिटल माध्यम से प्राप्त हो रही है। और अभी जो रबी की फसल है इसमें 100% हर प्लॉट का 100% सारे प्लॉट का डिजिटल क्रॉप सर्वे हो रहा है, जिससे पहले हम पड़ताल करते थे, हम उसको ई पड़ताल करते, इलेक्ट्रॉनिक पड़ताल करते। आप सोचो कि कितना बड़ा इसका फायदा हुआ, हमें एग्जैक्ट डाटा मिल जाएगा और इसका नतीजा हुआ कि खरीफ में हमारा करीब पैडी कवरेज 19% बढ़ गया। पहले हम रिपोर्ट नहीं करते थे, हम बनाते तो थे, पैडी करते थे, लेकिन हम उसको जोड़ते नहीं, क्योंकि गलत इंफॉर्मेशन हमें जो फिजिकल इंफॉर्मेशन गलत थी, अब वो सही इंफॉर्मेशन को प्राप्त हो गई। और अब इस बार रबी में हमारा गन्ने की टोटल उसका हमारा जो क्रॉप जो कवरेज था वो हमारा बढ़ गया। बहुत सारे परिवर्तन हमें एग्रीकल्चर के, क्योंकि सही डाटा ये तो गलत नहीं कर सकता, क्योंकि ये वास्तव में इस आंख से इसको देखता है, फोटो खींचता है, उसको कन्वर्ट करता है कि इसके ये हमारी इंफॉर्मेशन है। कल को अगर वहां पे किसी प्रकार की अगर बीमारी आ गई, हर खेत के बारे में हम जानकारी कर सकते हैं, हर खेत का स्वास्थ्य हम निकाल सकते हैं, उसका स्वास्थ्य कैसा है, जैसे हमारा स्वास्थ्य कैसा है। और हम क्या कर सकते हैं, हर आदमी हर खेत नहीं खेल सकता, हर आदमी हर काम नहीं कर सकता, उसी तरह हर खेत हर काम नहीं कर सकते, हर सॉइल का भी हेल्थ होता है, उस हेल्थ के हिसाब से उसमें क्या करना चाहिए, फसल चक्र बनती है, उस फसल चक्र में उसको कैसे अगले बार क्या करना है, ये पूरा डिजिटल आज उत्तर प्रदेश होकर के काम कर रहा है। अभी आपको हाल में आपने अगर सोशल मीडिया पर देखते हो, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ 3 दिन पहले फर्रुखाबाद में किसान क्रेडिट कार्ड का आपने सुना होगा नाम से, किसानों को क्रेडिट देने के लिए उनको कार्ड बनता, महीनों उनको बैंक का चक्कर और हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का चक्कर काटना पड़ता था। अब ये केवल 15 मिनट में पूरा किसान क्रेडिट कार्ड आप जाते हैं बैंक में, 15 को भी सारी हमारी फार्म की रजिस्ट्री बन गई, फार्मर्स की रजिस्ट्री बन गई और क्रॉप की रजिस्ट्री बन गई। फर्रुखाबाद जनपद में इसको इसको पायलट किया गया और 15 मिनट का उसमें 7-8 मिनट में हमारा किसान क्रेडिट कार्ड बन गया। यानी डिजिटल माध्यम से हमारे पूरा का पूरा ये सारी की सारी व्यवस्था ऐसी परिवर्तित हो गई, अब वो किसानों को उनका जिंदगी आसान हो। हमारा ई नाम के माध्यम से जो किसानों को सारी की सारी जानकारी की कहाँ पे आपकी उपज को कहाँ बेच सकते हैं, किस मंडी में ज्यादा बेहतर रेट है, आप कहाँ इसको ले जा सकते हैं, यानी किसानों को अपनी उपज का सही भाव मिलने लगा। आज हमारे जो किसानों की जो किस प्रकार से खर्चा कम किया है, नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती के माध्यम से कैसे किसानों के खर्च को हम लोग कम करेंगे और उनकी आय को हम कैसे बढ़ाएंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें आज उत्तर प्रदेश में एग्रीटेक, आपने एग्रीटेक के स्टार्टअप्स के बारे में नाम सुना होगा,
प्रयोग करके, जिसको एंड टू एंड A to Z वो सारे के सारे काम जो है किसान को क्या बीज बोना है, कैसे बोना है, क्या क्या काम करना है, जिससे कि उसका टोटल लागत कम हो और उसकी इनकम बढ़े। मिलेट्स के बारे में जिस प्रकार का परिवर्तन हुआ, आज हमारे जो फेयर प्राइस शॉप में काफी सारा 3.5 लाख टन हमारा मिलेट्स का वहां पे प्रोक्योरमेंट, यानी जो जिस प्रकार से मिलेट्स आज हमारे भोजन में जुड़ रहा है, जिस प्रकार से ये हमारे किसानों की समृद्धि का नया रास्ता बनता चला जाए। किसानों की समृद्धि के लिए अभी आपने देखा होगा कि हाल में जैसे कि वो बीज खरीदते हैं, जिप्सम खरीदते हैं, उसको खरीदने के लिए पहले वो सब्सिडी की धनराशि, उसके लिए भाग में दौड़ना पड़ता था। लेकिन अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो वहाँ पे ई-पॉस सारे हमारे गोदामों में लगा दिए गए, उसके माध्यम से जाता तो तुरंत उसकी सब्सिडी डूब जाती है। उसको अगर 250 रुपए का जिप्सम खरीद रहा है, उसको 75% सब्सिडी के हिसाब से केवल उसे 56-57 रुपए देने, तो केवल 56 रुपए देना पड़ेगा, बाकी उसको नहीं देना पड़ेगा। यानी पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए हमारे एग्रीटेक के माध्यम से और तमाम सारे माध्यम से ये कृषि व्यवस्था में परिवर्तन, हमारी जो है उसकी जो है बीजों की क्वालिटी के बारे में, इसके बारे में बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है। तमाम सारी कंपनियां आज उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन किया, आज उत्तर प्रदेश में आ रही है। ये कैसे हम लोग एक अलग किस्म का डाइवर्सिफिकेशन करके किसानों की समृद्धि को आगे बढ़ा सकते, और किसानों की समृद्धि मतलब प्रदेश की समृद्धि। जब किसानों की इनकम बढ़ेगी तो हमारे प्रदेश की, मैंने क्या कहा कि प्राइमरी सेक्टर चाहे एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर हो, आपको मालूम होना चाहिए हमारे प्रदेश में पूरे देश का एग्रीकल्चर का जो क्षेत्र है वो करीब 12%, लेकिन हमारा प्रदेश जो है देश के अन्न में 20% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। आपको जानकर के खुशी हो कि हमारे प्रदेश में बहुत सारे अन्न ऐसे हैं जो देश में सबसे ज्यादा पैदा हो, बहुत सारे हमारे फल सब्जियां ऐसे हैं जो हमारे देश में सबसे ज्यादा पैदा हो, और तो और हमारा जो मिल्क का प्रोडक्शन देश का नंबर 1 है, शुगर केन में हम देश में नंबर 1 है, और हम और भी ज्यादा प्रोडक्टिविटी, आपको शुगर केन की प्रोडक्टिविटी, आप सोचिए उसको प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो काम हो रहा है कि पर हेक्टेयर जो हमारा पर हेक्टेयर या पर एकड़ जो उसको प्रोडक्शन है, वो प्रोडक्टिविटी है, वो बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है। ये हमारे परिवर्तन को भी जब ये परिवर्तन करेंगे, इस परिवर्तन का सीधा लाभ हमारी अर्थव्यवस्था में पड़ेगा और इससे किसान हमारे समृद्ध होते चले जाएंगे। इसी प्रकार से सेकेंडरी सेक्टर, आपके किसानों की समृद्धि के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आवश्यक है। हमारे प्रदेश की समृद्धि के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आज उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे तेज काम करने वाला प्रदेश बन गया। अगर आप देखें एक्सप्रेसवे के बारे में, हमारे यहाँ लगभग 1250-1300 किलोमीटर की एक्सप्रेसवे है, जो पूरे देश की लगभग 50% एक्सप्रेसवे हमारे केवल उत्तर प्रदेश में, और भी हमारी एक्सप्रेसवे पे काम चल रहा है। आपका रेलवे, देश में सबसे ज्यादा रेलवे हमारे उत्तर प्रदेश है। जो फ्रीट कॉरिडोर के बारे में आप जानते हो, ईस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर एंड वेस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर। ईस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर का लगभग 50% से ज्यादा उत्तर प्रदेश में, वेस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर का लगभग 9% हमारे उत्तर प्रदेश में, और ये दोनों फ्रीट कॉरिडोर हमारे दोनों ज्वाइन होते हैं, दादरी हमारे उत्तर प्रदेश में ही। यानी हमारा जो उत्तर प्रदेश एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, ये लैंड लॉक्ड स्टेट है क्योंकि चारों तरफ से लैंड है, कहीं भी समुद्र नहीं है। यहाँ पे समुद्र होता है, उसका एडवांटेज मिलता है कि समुद्र से अपने माल को आप भेज सकते हैं, जहाज से भेज सकते हैं। लेकिन हमारा फ्रीट कॉरिडोर होने के नाते हम सीधे ईस्टर्न या वेस्टर्न, जो हमारे जो चाहे वो ईस्टर्न साइड में जो समुद्र है या हमारा वेस्टर्न साइड समुद्र है, वहां पे अपने माल को हम सीधा भेज सकते हैं इस फ्रीट कॉरिडोर को लेकर। इसमें भी हम सबसे आगे हैं। अगर नेशनल हाईवे देखें तो नेशनल हाईवे का भी जो देश में नंबर 2, दूसरा जो हाईएस्ट नंबर नेशनल हाईवे हमारा पूरा देश में उत्तर प्रदेश। अगर आप मेट्रो के बारे में देखेंगे, मेट्रो जो है, जो मेट्रो से किसी भी शहर का जो परिवर्तन हो जाता है, मेट्रो आज देश में सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो उत्तर प्रदेश में। अभी हाल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगरा में मेट्रो का जब उद्घाटन किया तो ये देश हमारे प्रदेश का 6ठा और देश का 21वां शहर आया जो कि मेट्रो के अधीन आ गया। देश में पहली रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट का मतलब हुआ कि जो एक जगह से लेकर के, जैसे कि हमारा दिल्ली से मेरठ दूरी लगभग 90 किलोमीटर और उसको कवर करते हैं 16 स्टेशनों पर रुकते हुए मात्र 55 मिनट। अगर एक्सप्रेस ट्रेन से जाए तो 35 मिनट में उसको कवर करते हैं। ऐसी हमारी एक्सप्रेस वे को माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीछे उसका उद्घाटन किया था, पहले 70 किलोमीटर का, और अभी हाल में और
तक मैंने उद्घाटन किया, यानी आपको साहिबाबाद से लेकर के मुरादनगर तक, लगभग मेरठ के बॉर्डर तक, वहां पे 34 किलोमीटर, ये बहुत तेज से सरपट भागती हुई जो है आपकी रिद्धत रैपिड ट्रांसपोर्ट, जो पूरे इलाके को ग्रोथ का एक इंजन बन गई। और आने वाले समय में बहुत जल्दी वो दिल्ली से जुड़ने वाला, मेरठ से जुड़ने वाला, मेरठ में एक नया हमारा मेट्रो सिस्टम इसी का पार्ट बनने वाला। अगर आप नेशनल वाटरवेज की बात करें, जो पानी के माध्यम से आपने सुना होगा कि हमारा देश का पहला फर्स्ट नेशनल वाटरवेज बनारस से लेकर के, काशी से लेकर के हल्दिया तक पहला वाटरवेज बना, और उसको भी प्रयागराज तक बढ़ा रहे हैं। हमारे स्टेट का भी वाटरवेज बनाए जाने के बारे में हमारी पॉलिसी बन गई। स्टेट में भी हम अपना वाटरवेज बनाएंगे, क्योंकि हमारे प्रदेश में तो भगवान ने नदियों का एक भंडार बना रखा है, एक बहुत जाल बना हुआ है। तो उस नदियों का कैसे हम लोग प्रयोग करके अपनी पूरी, क्योंकि नदी के माध्यम से जब आप ले जाते हैं, माल को ले जाते हैं, तो उसमें पैसा भी कम लगता है। और सबसे बड़ी चीज, इसमें एक बच्चे ने इन्वायरमेंट के बारे में बात की, सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात की। जब आप ले आते हैं तो मिनिमम पॉल्यूशन होता है। तो ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना बड़ा जाल बना हुआ है। अगर आप एयरवेज की बात करें, हमारे प्रदेश में देश की सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, अभी हाल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। आजमगढ़ से तो उद्घाटन किया, तो आजमगढ़ से कोई सोच नहीं सकता। मैं खुद आजमगढ़ का रहने वाला था पहले, अब मैं मऊ का रहने वाला हो गया हूँ। तो आजमगढ़ में पहला हवाई अड्डा बना, अलीगढ़ में बना, श्रावस्ती में बना, चित्रकूट में बना। ये हमारे 5 हवाई अड्डे जो है मुरादाबाद में, ये 5 हवाई अड्डे बने ही नहीं, बल्कि उधर फ्लाइट भी स्टार्ट हुई, सब में फ्लाइट चलनी चालू हो। आज हमारे प्रदेश में 15 हवाई अड्डे हैं, जिसमें से 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, जो देश में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला भी हमारा प्रदेश बन गया। और अभी बहुत जल्दी मैं सोचता हूँ सितंबर अक्टूबर तक जेवर का एयरपोर्ट, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा, वो जेवर का एयरपोर्ट भी सितंबर अक्टूबर तक चालू हो जाए। तो हमारे पास 16 एयरपोर्ट हो जाएंगे, और उसके बाद और 5 एयरपोर्ट पर काम चलना चाहिए 1.5 साल के भीतर, यानी 21 एयरपोर्ट वाला उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा देश में सबसे बड़ा एयरवेज का एयरपोर्ट बने, प्रदेश बने। तो हम एक्सप्रेस वे में सबसे आगे हैं, एयरवेज में सबसे ज्यादा आगे है, वाटरवेज में सबसे ज्यादा आगे है, नेशनल हाईवे में सबसे ज्यादा आगे है, यानी हर चीजों में। और इसका क्या लाभ मिलेगा? आज जब पूर्वांचल का, जैसे पूर्वांचल में बताया कि मैं मऊ का रहने वाला हूँ, पूर्वांचल एक प्रकार से कट ऑफ होता था देश से, लेकिन आज आप दिल्ली से पूर्वांचल आप जाना चाहें, बिल्कुल सरपट आप एक्सप्रेस वे के माध्यम से जा सकते हैं। आप अगर आप दिल्ली से बुंदेलखंड जाना चाहें, झांसी और महोबा और चित्रकूट जाना चाहें, आप सरपट बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के माध्यम से जा सकते हैं। और इसका क्या फायदा निकला? अभी हाल में जब 2023 के फरवरी में एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया गया प्रदेश के द्वारा, उसमें और उसके बाद लगभग 40 लाख करोड़, अब तो आप समझ रहे होंगे 40 लाख करोड़, मैंने 40 लाख के आगे मतलब 40 के आगे 5 जीरो, यानी 4 के आगे 6 जीरो, और करोड़ का मतलब 7 जीरो, यानी 6 + 7 यानी 13 जीरो, 4 के आगे 13 जीरो। उतने करोड़ के इन्वेस्टमेंट, हमारे उतने करोड़ के निवेश हस्ताक्षरित किए गए, एमओयू किए गए। तमाम सारे देश विदेश की कंपनियों ने हस्ताक्षरित किए कि हम उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं। 4 के आगे 13 जीरो, सोचो, मन में सोच के सेहरन हो जाती है। इतने बड़ा इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में लोगों ने निवेश के लिए कमिटमेंट किया, एमओयू किया। और उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले आपने जरूर अखबारों में पढ़ा होगा कि 10.24 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट राउंड कर दिए गए। 10.24 लाख करोड़, मतलब कि अगर 1 के आगे 13 जीरो, 1 के आगे 13 जीरो, इतने करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट। और वो प्रोजेक्ट कैसे है? वो प्रोजेक्ट पावर सेक्टर के प्रोजेक्ट है। अनेक पावर पैदा करेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी जो है कोयले वाली पावर पैदा करेंगे, वो जो है पानी का पावर पैदा करेंगे, वो पोटेंशियल एनर्जी से पावर पैदा करेंगे। ऐसे तमाम किस्म के पावर के प्रोजेक्ट हैं। डिफेंस के प्रोजेक्ट है, तमाम सारे डिफेंस। आज हमारा देश आत्मनिर्भर बन गया डिफेंस प्रोडक्शन के बारे में। आज हम जो पहले हम डिफेंस के जितने सामान होते थे, हम विदेशों से लाते थे। कोई रूस से आ रहा है, कोई जर्मनी से आ रहा है, कोई अमेरिका से आ रहा है, ऐसे हम विदेशों से लाते। आज हम अपने प्रोडक्ट्स को विदेशों को बेच रहे हैं। हमारा उत्तर प्रदेश में जब डिफेंस कॉरिडोर बनना हुआ पूरे देश में, और उसके लिए कॉम्पिटिशन किया गया, तो उत्तर प्रदेश जो 2 डिफेंस कॉरिडोर बनने हुए, उसमें से एक डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में और दूसरा डिफेंस
कॉरिडोर तमिलनाडु में, और हमारे उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर में 6 नोड में 3 नोड हमारे लगभग भरने की स्थिति में। इतने सारे लोगों के डिफेंस की फैक्ट्री यहाँ पे ब्रह्मोस से लेकर के तमाम सारे जो डिफेंस के प्रोडक्ट है, गन्स, तमाम सारे इसके जो प्रोडक्ट्स है डिफेंस का उपयोग करने वाले, उनका प्रोडक्शन आज उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से हो रहा है। और वही नहीं, ये जो 10 लाख करोड़ का जो हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ, इसके पहले ऑलरेडी लगभग 4 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट ऑलरेडी ग्राउंड किए जा चुके हैं, यानी करीब 14 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट पिछले 1 साल के भीतर उत्तर प्रदेश में ग्राउंड हो चुके हैं, या तो ऑलरेडी प्रोडक्शन कर रहे हैं या प्रोडक्शन बहुत जल्दी कर रहे हैं। ये एक नया उत्तर प्रदेश है। जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट का जो माहौल बना है, आज पूरे देश दुनिया से, जैसे मुझसे मिलने के लिए जो विदेशों के जो लोग आते हैं या पूरे देश भर के जो लोग आते हैं, हर कोई कहता है कि आज उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहता है। तो क्यों निवेश करना चाहता है? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा जान, और केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि जिस प्रकार से शांति व्यवस्था उत्तर प्रदेश में, यही उत्तर प्रदेश था जहाँ पे तमाम सारे जनपदों में, तमाम सारे शहरों में लोग शाम को 6 बजे के बाद जाना नहीं पसंद करते। अगर आप ट्रेन से उतरते रेलवे स्टेशन पे, तो आप अपने घर नहीं जाते थे, क्योंकि आप तो सुरक्षित नहीं, हमारी बेटियां हमारी सुरक्षित नहीं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के सारे 75 जनपदों में कहीं भी आप जाए, आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, कोई आपके ऊपर बाल बाका नहीं कर सकता। इस प्रकार की चुस्त दुरुस्त हमारी शांति व्यवस्था जो हमारी बनी है, कानून व्यवस्था बनी है, उसका सीधा लाभ हमारी इंडस्ट्री को, कल को उनको कोई अगवा नहीं करता, कल को उनको कोई उनसे वसूली नहीं करता। ये इस प्रकार की एक ऐसी व्यवस्था होनी जिससे कि हमारे तमाम सारे निवेशकों को उत्तर प्रदेश के बारे में विश्वास हो। यही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसको मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से सीखा। मैं भारत सरकार में लगभग 7.5 साल तक पहले अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में एडिशनल सेक्रेटरी था, और बाद में मैं करीब 4.5 साल से ऊपर सेक्रेटरी था हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यानी आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। माननीय प्रधानमंत्री से सीखा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। पूरा देश हमारा कैसे चीजों को आसान करता है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश आज सबसे ऊपर है। हमारा निवेश पोर्टल पे 481 किस्म की जो हमारी सर्विसेज हैं, जो तमाम किस्म की, जो किसी सरकारी संस्था से, किसी व्यवस्था से आपको जो एनओसी लेना है, या आपको उनको जो उनके क्लियरेंसेज लेने, वो सारी की सारी व्यवस्था ऑनलाइन आपको हो जाती है। आपको कहीं दफ्तरों का चक्कर मारने की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका हरासमेंट नहीं होता। ये हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, और उसको उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा। हमारे एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के बारे में जो हमारी व्यवस्था है, इसको लीड्स स्कोर कहते हैं, उसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे। उत्तर प्रदेश गुड गवर्नेंस के बारे में भी नंबर 2 पे, यानी हम बहुत सारे इंडेक्सेज जो भारत सरकार के इंडेक्सेज है, हर एक में सबसे आगे या नंबर 2 या नंबर 3 की स्थिति में। ऐसी स्थिति में हमने एक ऐसा माहौल उत्तर प्रदेश बनाया कि जिससे कि लोग आए और एक उनका सुरक्षित निवेश है वो भी कमाएंगे, और साथ में हमारे लोगों की जिंदगी को भी सुधारेंगे, नए लोग रोजगार मिलेंगे। ये जो हमारे जो टोटल इतना एवरेज जो मैंने बताया कि 40 लाख करोड़ के लिए हुए, इससे 1.1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिली, 1.1 करोड़ से ज्यादा जो लोगों को नौकरी मिली। ये अभी न केवल हमारा जो बड़े हमारे इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश हमारे छोटे उद्योगों जिसको एमएसएमई कहते हैं, सूक्ष्म लघु मध्यम जो हमारे उद्योग है, उसमें उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे, लगभग 98 लाख हमारे एमएसएमई, और केवल एमएसएमई है नहीं, बल्कि हम उनको और स्ट्रेंथन करते चले जाए। उनको और स्ट्रेंथन करने के लिए तमाम सारी योजनाएं, जैसे एमएसएमई को आज करीब 40 लाख एमएसएमई उत्तर प्रदेश के रजिस्टर हो चुके हैं। बहुत सारे राज्यों में रजिस्ट्रेशन नहीं होते, इनका रजिस्टर हो चुकी, ताकि हम उनकी मदद कर सकते हैं। आज उनको जो है 5 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा राज्य सरकार दे रही है। ये हमारे जो ओडीओपी आपने नाम सुना होगा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जो कि हमारा हमेशा से हमारी ये हुनर रहा, हमारे लोगों में, शिल्पियों में हुनर रहा। कोई कपड़े से लेकर के, कोई चमड़े से लेकर के, कोई लकड़ी का, कोई पत्थर का, कोई मेटल का, ऐसे तमाम किस्म की ऐसी चीजें बनाने की, और सदियों से नहीं। लेकिन ये सारी व्यवस्था, जैसे कि आपका कहिए अलीगढ़ बोले तो अलीगढ़ के
बारे में ताले आपके मशहूर हो जाते हैं। आप मुरादाबाद कहिए तो आपको लगता है कि ब्रास वर्क बड़ा मशहूर हो जाता है। आप बनारस कहिए तो वहाँ सिल्क का वर्क मशहूर, हर एक जगह के बारे में कोई कोई खासियत है, लेकिन उसमें कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज उनको ट्रेनिंग करके उन्हें फाइनेंशियल, उनको जो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस उपलब्ध करा करके उन्हें इस प्रकार की व्यवस्था दी गई जिसके माध्यम से वो उनके हुनर को पंख लगे, उनकी आय बढ़े और आज हमारे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दुनिया भर में जा रहे हैं। आज इसकी वजह से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की वजह से हमारे प्रदेश की जो एक्सपोर्ट है वो एक्सपोर्ट 7 साल पहले कुछ 80 हजार करोड़ के आसपास होता था, आज ये बढ़कर के लगभग 1.75 लाख करोड़ हो चुका है। यानी हमारे ये हमारे जो तमाम सारे शिल्पी लगे हैं जिनको हम विश्वकर्मा कहते हैं, उन विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के माध्यम से उन्हें टूल किट देना, उन्हें प्रशिक्षित करना, उन्हें लोन उपलब्ध कराना, ये उत्तर प्रदेश ने 2019 से बहुत तेजी से काम कर रहा। आज विश्वकर्मा पीएम विश्वकर्मा योजना पूरे देश में, पिछला जो विश्वकर्मा दिवस सितंबर 2023 में हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू कर दिया। इसका लाभ हमारे प्रदेश के जो तमाम सारे शिल्पियों को सीधा सीधा लाभ मिल रहा है। यानी योजनाओं के माध्यम से आज इस बार जो बजट आपने जरूर पढ़ा होगा, सुना होगा, जो 2024-25 का जो बजट है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नई योजना घोषित की है, उसको सीएम युवा योजना कहते हैं। सीएम युवा योजना के अंतर्गत 1 लाख युवाओं को, नंबर है 1 लाख युवाओं को अगले 10 साल तक हर साल 1 लाख युवाओं को उनको 5 लाख रुपए तक का लोन ब्याज मुक्त दिया जाए। जिससे 5 लाख रुपए का लोन लेकर के अपना व्यवसाय, वो एक एमएसएमई का कार्य स्टार्ट कर सकते। और यही नहीं, अपना समय से वो भुगतान करेंगे तो 7.5 लाख रुपए का लोन उनका लाभ मिल जाएगा, वो भी ब्याज मुक्त होगा। समय से भुगतान करेंगे तो वो 10 लाख रुपए का लोन हो जाएगा। 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख का लोन उनको जो ब्याज मुक्त मिलेगा, ताकि युवाओं को, और ऐसे युवाओं को मिलेगा जो प्रशिक्षित हो, जो ट्रेंड हो गए किसी की ट्रेड में। और इस सब का आज नतीजा है कि आज हमारे प्रदेश में और हमारे प्रदेश में जिस प्रकार से इनोवेशन का एक नया चलन बना है, एक नया जो है सब में नवाचार की एक व्यवस्था बनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आपने नारा सुना होगा, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान जो किसने दिया था नारा, कोई बताएगा? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, जय जवान जय किसान। और उसमें एक शब्द जुड़ा था माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब प्रधानमंत्री थे, क्या जुड़ा था उन्होंने? जय विज्ञान, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। और उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक और शब्द जोड़ा, वो क्या जोड़ा? जय जवान जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। यानी हमारे देश में अनुसंधान यानी नवाचार, इनोवेशन का एक नई कल्चर को उन्होंने व्यक्त करने के लिए जय अनुसंधान का उसमें जोड़ा। और आज हमारे देश में नवाचार की जो स्थिति है, आज दुनिया का चौथा बड़ा इनोवेशन हब बन गया, पूरा देश हमारा बन चुका है। और हमारा उत्तर प्रदेश इसमें स्टार्टअप के बारे में करीब 11,000 से ज्यादा स्टार्टअप उत्तर प्रदेश में रजिस्टर है। और हर क्षेत्र में एग्रीटेक जो मैंने आपसे बात की, फिनटेक के बारे में, हेल्थटेक के बारे में, ये जो तमाम सारी अलग अलग किस्म की जिसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों की जिंदगी को कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसके बारे में आज हिंदुस्तान में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न, 300 से ज्यादा सुनिकॉर्न। यूनिकॉर्न का मतलब $1 बिलियन से ज्यादा उनका जो टोटल जो उनका टर्नओवर है। और सुनिकॉर्न मतलब कि $5 मिलियन। अब तो मिलियन और बिलियन जब बोलेंगे तो आप समझ आ रहे होंगे कि मिलियन बिलियन का क्या मतलब हुआ। तो ये सोच सकते हैं कि इतना बड़ा जो जिस प्रकार से देश में व्यवस्था जो बन रही है, जिसका जो सारा फर्क आ रहा है, वो भी उत्तर प्रदेश को लेकर के तेजी से बढ़ रहा है। तो हमारा ये मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, मैंने अभी जो आपसे बात करा था मैन्युफैक्चरिंग की बात करके एग्रीकल्चर की बात की, दूसरी मैन्युफैक्चरिंग के पहले मैंने आपसे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की। अब तीसरा जो हमारा सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर में भी बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश विकास हो रहा है। अभी आपने कल देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने देवी पाटन में एक नए विश्वविद्यालय की नींव रखी, मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय का उन्होंने नींव रखा। इसी प्रकार से मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी, मुरादाबाद, आजमगढ़ में आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने
सोहेल देव जो हमारा वहाँ का जो विश्वविद्यालय उसका उन्होंने उद्घाटन किया। सहारनपुर में नया विश्वविद्यालय बना, इसी प्रकार से अलीगढ़ में नया विश्वविद्यालय। ऐसे इतने सारे विश्वविद्यालय स्टेट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में हमारे पिछले करीब 1.5 साल के भीतर 43 नए विश्वविद्यालयों के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी किए गए। 43 और इसमें से 12 नए विश्वविद्यालय चालू भी हो गए, 12 नए विश्वविद्यालय चालू हो गए। यानी हमारे उत्तर प्रदेश में एजुकेशन को जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो हमारा हमारी जो लोगों की क्षमता को वृद्धि करने के लिए, अपने लोगों को पढ़ाने के लिए, जो हमारे बच्चे यहाँ से आते थे, कभी साउथ में यहाँ जाते, दूसरे राज्यों में जाते थे, पढ़ने जाते थे, अब उनको उत्तर प्रदेश में रह करके, इनफैक्ट बाहर के लोग उत्तर प्रदेश से पढ़ने आए, उसकी व्यवस्था, विदेशों के लोग पढ़ने आए। उत्तर प्रदेश में 8,000 से ज्यादा जो है कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो ITI लगभग 3,000 हमारे पास ITI है, और जो सरकार की जो ITI 300 के आसपास ITI है, बाकी सब प्राइवेट सेक्टर में, उनमें से 150 को टाटा TCS के माध्यम से उनको बिल्कुल मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है, उनको जो, ताकि वहां से जो बच्चे निकले वो इंडस्ट्री रेडी बच्चे निकले। आज हमारे बच्चों को CM इंटर्नशिप और CM अप्रेंटिसशिप के माध्यम से उनको मदद की जा रही है कि जिससे बच्चों को उनको ऐसी ट्रेनिंग हो जिससे कि वो निकले और सीधे फैक्ट्री में उनको उन्हें काम मिल सके। यानी हमारा जो बहुत बड़ा फोकस आज हर एक जिले में अपना मेडिकल कॉलेजेस है। 65 हमारे मेडिकल कॉलेज 65 हो चुके और बाकी के बारे में काम चल रहा है। यानी हमें एजुकेशन और हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में एक मेजर फोकस है। आज विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय हमारे उत्तर प्रदेश में आने के लिए उत्सुक है और वो यहाँ पे जगह लिए, वो यहाँ पे बहुत जल्दी इस प्रकार की यूनिवर्सिटी भी हमारे उत्तर प्रदेश में चालू हो। तो हमारा एक पूरा एजुकेशन के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर, आप देखिए कि हेल्थ के सेक्टर में जिस प्रकार से परिवर्तन हुआ, ग्राउंड लेवल से लेकर के जो हमारा आयुष्मान मंदिर है, जो सबसे ग्राउंड लेवल का आयुष्मान मंदिर से लेकर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तक, सब एक ऐसी पॉलिसी के माध्यम से प्रदेश में उनका व्यवस्था की गई कि जिससे न केवल हम अपने लोगों को बेहतर स्वास्थ्य दे सके, बल्कि हम साथ ही साथ जो बाहर के लोग हैं वो भी है। उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश के लोग आते हैं, बिहार से लोग आते हैं, राजस्थान से लोग आते हैं, और तो विदेशों से भी लोग आते हैं, यहाँ पे इलाज कराने के लिए आते हैं। तो हमारा मेडिकल भी एक अर्थव्यवस्था का बेहतर अंग बन चुका है। टूरिज्म के बारे में अभी जो हमारे डाटा जो अभी आए प्राप्त हुए, डाटा जो हमारे अनुमान प्राप्त हुए, इस साल उत्तर प्रदेश में लगभग 45 करोड़ टूरिस्ट का फुटफॉल हुआ। मैंने अंदाजा कि 45 करोड़, मार्च का महीना आने वाला जो लेटेस्ट एस्टिमेट थे, 45.7 करोड़ टूरिस्ट उत्तर प्रदेश में आए। जिस प्रकार से टूरिज्म का विकास उत्तर प्रदेश में किया गया, आप सोचिए भगवान राम का जो मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज लगभग 1.5 लाख औसतन हर दिन वहां पे श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे। अगर आप में से कोई अयोध्या गया हाल के समय में, या आपने देखा होगा कि किस प्रकार का परिवर्तन पूरे शहर में परिवर्तन हो गया और बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है, ताकि एक विश्व स्तर का ये शहर बन सके। आप में से बनारस कोई हाल में गया है? आप बनारस में जो काशी विश्वनाथ धाम जो बना, काशी विश्वनाथ धाम पर इतने सारे टूरिस्ट, 10 करोड़ से ज्यादा लोग बनारस पिछले साल पहुंचे और उससे नंबर और तेजी से ग्रो कर रहा है। देश विदेश से आज वो बनारस का एयरपोर्ट हमारा, उसकी साइज जो है वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट जो हमारी बड़ी एयरक्राफ्ट है उसको उतना लंबा करने के लिए ऑलरेडी काम चल रहा है, उसके ऊपर काम हो रहा है, क्योंकि इतने सारे लोग वहां बनारस के बारे में सुने। आज विंध्यवासिनी धाम में जो काम हो रहा है, विंध्यवासिनी कॉरिडोर बन के तैयार हो रहा है, वहां पे इतने सारे लोग जाएंगे, इतनी सारी व्यवस्था हो रही है। वृंदावन में, मथुरा में, चित्रकूट धाम में जो कि हाल में वहां पे एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, चित्रकूट में, ऐसे हमारे जो शुक्रतीर्थ में, जो मुजफ्फरनगर शुक्रतीर्थ है, ऐसे इतने सारे हमारे जो हमारी आध्यात्मिक, क्योंकि उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहाँ पे भगवान राम भी पैदा हुए, भगवान कृष्ण भी पैदा हुए, भगवान बुद्ध भी पैदा हुए। ये बहुत सारे हमारे महावीर जो हमारे जैनियों के जो तीर्थंकर है वो हमारे उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। उत्तर प्रदेश में जो हमारे देश की सबसे पवित्र या दुनिया की जो सबसे पवित्र नदी है गंगा नदी, सबसे ज्यादा प्रवाहित होती है, गंगा है, यमुना है, सरजू है। ऐसे हमें भगवान ने इतना सब कुछ दिया और ऐसा देने पे हम उसको कैसे अपने इस चीज को उपयोग करके एक बहुत बड़ा पर्यटन का एक केंद्र हम उत्तर प्रदेश को बना सकते हैं। उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म को लेकर यहाँ पे हमारे पास वन भी है, यहाँ पे हमारे
यहाँ हमारे पास एडवेंचर के लिए भी तमाम सारी जगहों पे अगर आप झांसी जाएं तो देखिए कि किस प्रकार से बेटवा नदी पे एडवेंचर टूरिज्म का जो किस तेजी से विकास हुआ। बहुत किस्म के विकास उत्तर प्रदेश में जो हमने कहा टर्सरी सेक्टर में फाइनेंशियल सर्विसेज का भी जिस तेजी से उत्तर प्रदेश में विकास हुआ। आज आपको जान करके खुशी होगी कि जो पीछे जो बैंकों ने जो बैंकों का जो रिपोर्ट आया उत्तर प्रदेश का हमारा CND रेशियो जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो में कोई फाइनेंशियल के बारे में जानकारी रखते हो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 7 साल पहले ये कुछ 40% के आसपास हुआ करता था, 42% हुआ करता था। और मैं बताता हूँ कि इस बार मार्च में हम 61% का CND रेशियो क्रॉस करने वाले हैं। आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो रिपोर्ट आया कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसी प्रदेश में कराया है, उत्तर प्रदेश में बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा जो बैंक होने वाला वो हमारा उत्तर प्रदेश है। ये भी एक बहुत बड़ा मतलब पूरा का पूरा जो सर्विसेज सेक्टर जो टर्सरी सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो और यहाँ भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है। जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके ये सब चीज करने के लिए हमें ये भी देखना होगा कि हमारे इंक्लूसिव ग्रोथ। ऐसा नहीं हो सकता कि हम उत्तर प्रदेश को कहें कि देखिए उत्तर प्रदेश का जो जितनी इंडस्ट्री है वो दिल्ली के आसपास नोएडा, ग्रेटर नोएडा और मेरठ तक बनी रही। जब निवेश हमारे हुए तो उत्तर प्रदेश के सारे 75 जनपदों में निवेश हुआ। उत्तर प्रदेश में हमारे एजुकेशन की व्यवस्था हर एक जनपद में आपने देखा कि एक तरफ मेरठ, एक तरफ मुरादाबाद है तो दूसरी तरफ मिर्जापुर है तो देवी पाटन है तो आजमगढ़, हर जगह हमारी इसकी व्यवस्था हो रही है। एक इंक्लूसिव ग्रोथ। आज उत्तर प्रदेश में जब पीछे नीति आयोग ने अपना मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो निकाला उसमें पूरे देश में लगभग 25 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकले। उस 25 करोड़ में उत्तर प्रदेश में कितना था? लगभग 6 करोड़। देश में सबसे ज्यादा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से निकलने वाले उत्तर प्रदेश राज्य के लोग बने। उत्तर प्रदेश अपने नागरिकों को उनकी हर प्रकार की सुविधा। आज जो है जो सबसे जो हमारा जो जिसको मैं नैनो एंटरप्रेन्योर कहता हूँ, सूक्ष्म उद्यमी कहता हूँ, जो हमारे ये रेहड़ी पटरी वाले जो दुकानदार होते हैं जो कि फल फूल सब्जी आपको जो है हजामत करना ऐसे छोटे छोटे काम करते हैं। इसको जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चालू की PM स्वनिधि, उस PM स्वनिधि योजना में सबसे ज्यादा काम करके हुआ उत्तर प्रदेश हुआ। 18 लाख से ज्यादा लोगों को PM स्वनिधि का फायदा उत्तर प्रदेश में किया। अगर हमारे लोगों का हाउसिंग का स्कीम जो अगर किया जाए चाहे ग्रामीण हाउसिंग या अर्बन हाउसिंग, अगर सबसे ज्यादा काम देश में हुआ तो उत्तर प्रदेश में करीब 56 लाख लोगों को हमारे बड़े शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में इतने सारे लोगों को मकान मिले, नए मकान मिले। यानी उत्तर प्रदेश एक मल्टी डायमेंशनल हर तरीके से लोगों को लेकर के आगे बढ़ाने के लिए हर एक नागरिक को, ताकि वो अपनी क्षमता के मुताबिक हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ा सके। और जब ये सारा का सारा चीज मिलेगा तो क्या होगा? वो बनेगा $1 ट्रिलियन। और ये सब चीज करने के लिए एक और चीज बहुत आवश्यक है और वो आवश्यक है गवर्नेंस। क्योंकि गवर्नेंस के बगैर अगर गवर्नेंस चौपट हो तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो फिर भी कुछ आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा। गवर्नेंस के बारे में आज उत्तर प्रदेश में आप देखिए, नो टॉलरेंस टू करप्शन। किसी प्रकार से भ्रष्टाचार के प्रति जो माननीय मुख्यमंत्री जी की स्पष्ट नीति है कि भ्रष्टाचार को क्षमा नहीं। सबसे ज्यादा सख्त से सख्त सजा जो है अगर कहीं होगा, जिससे कि वो तो एक प्रकार से दीमक है जो व्यवस्था को खा जाते हैं। इससे पूरी व्यवस्था को एक स्पष्ट नीति के हिसाब से पूरी की पूरी गवर्नेंस की व्यवस्था करना वो भी बहुत आवश्यक है। तब जाकर के हमारा प्रदेश वो जो $1 ट्रिलियन का जो इकोनॉमी का लक्ष्य है उस लक्ष्य को पूरा कर पाएगा। और इसके बारे में जो समय में जैसे मैंने कहा कि एक तरफ तो हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, इसी प्रकार से एक इंटरनेशनल ट्रेड शो किया और इंटरनेशनल ट्रेड शो में तमाम सारे विदेशों से लोग आए जो हमारे उत्तर प्रदेश का जो सामान है उसके बारे में उनके साथ अनुबंध हुए। तमाम सारे देश को लाए तो ये बदलता हुआ उत्तर प्रदेश, इस बदलते उत्तर प्रदेश में हर एक क्षेत्र में पूरा का पूरा ग्रोथ हो रहा है। अभी हाल में जो नियुक्ति पत्र वितरण का अभी 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी पीसीएस और IAS ऑफिसर्स को, पीसीएस ऑफिसर्स और जो ट्रेजरी ऑफिसर्स उनको नियुक्ति पत्र वितरण। आपको जानकर के खुशी होगी कि जो है पीसीएस का परीक्षा पहले होता था 2-2 साल 3-3 साल लग जाते, अब केवल 8 महीना 9 दिन के भीतर पीसीएस का रिजल्ट
रिजल्ट आया तो 75 जनपदों में 68 जनपदों के रिप्रेजेंटेटिव, जो टोटल 167 बच्चे सिलेक्ट हुए उनमें से 1/3 बेटियां थी। यानी ये उत्तर प्रदेश में एक पारदर्शी व्यवस्था, एक जवाबदेह व्यवस्था, एक ईमानदार व्यवस्था, जो कि प्रशासन की जो होती है, जो मैंने कहा गुड गवर्नेंस, वो गुड गवर्नेंस का अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश है। और वो इस व्यवस्था को लेकर आगे बढ़े, तब जाकर के हमारा प्रदेश जो है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बने। यानी मतलब ये हुआ कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को दिया, उस लक्ष्य में एक बहुत बड़ा भाग हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको $1 ट्रिलियन के माध्यम से सफलता करने किया। और उत्तर प्रदेश लगभग हर प्रकार से बहुत तेजी से अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखते हुए उसको लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा है। सुनने में बड़ा आसान लगता है, इतना आसान है नहीं, ये बहुत बड़ी चुनौती। मैंने कहा कि कितने साल लग जाते हैं व्यवस्था को सुधार करने में, और यहाँ पे एक निश्चित अवधि के तहत सारी की सारी व्यवस्था को पूरा का पूरा बदलाव के लिए तेजी से बढ़ा जा रहा है और ये सस्टेन किया जाए। एक बच्चे ने कहीं पीछे से बच्चे ने एक WHO का एग्जाम्पल दे रहे थे, मैं बेटा मैं कहूँगा कि और अच्छे से पढ़िए, ये सब गलत रिपोर्ट है, WHO की ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। हाँ, जो सस्टेनेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है, चाहे इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हो, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी हो, ताकि हम शॉक को एब्जॉर्व कर सकें और उसके ऊपर भी देश में भी और हमारे प्रदेश में भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाए। आपने माननीय प्रधानमंत्री का लक्ष्य देखा होगा कि जो कैसे COP22 में उन्होंने COP26 में कैसे उन्होंने ग्लासगो में लक्ष्य रखा कि हम 50 साल के भीतर हम लोग 0 कार्बन उत्सर्जित करने वाले देश बने, और उसके ऊपर जिस तेजी से काम चल रहा है, जिस तेजी के साथ हमारी चाहे वो एनर्जी सेक्टर में हो, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, आप देखिए कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काफी इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गया है। हमारे प्रदेश में 1000 से ज्यादा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रही है, जो हमारी मैंने ई-व्हीकल्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है और देश में भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से आज हम सोलर एनर्जी पर हमारी डिपेंडेंसी ज्यादा बढ़ रहा है। सोलर एनर्जी के ऊपर कितने सारे जो पूरे देश में भी प्रदेश में जिस तरह से काम हो रहा है, यानी हम लोग किस प्रकार से पोल्यूशन को कंट्रोल करके क्लाइमेट चेंज का जो एक चैलेंज है, उस क्लाइमेट चेंज के चैलेंज को हम लोग कैसे एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन इन सारी चीजों में हमारा बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अब आप ये कहेंगे कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी करने के लिए केवल सरकार अकेले काम कर लेगी, ऐसा नहीं होगा। नागरिकों का बहुत बड़ा रोल है और आप एक बहुत जिम्मेदार नागरिक, आप सारे के सारे आपको सौभाग्य मिला कि इतने बड़े कॉलेज में पढ़ने के लिए इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट पढ़ रहे हो और कल को आप एक जिम्मेदार नागरिक बने। तो आप प्रश्न ये पूछोगे मैं क्या कर रहा हूँ इससे। अभी आप क्या कर सकते हो, आप अपना बेस्ट कर सकते हो, पढ़ाई में बेस्ट कर सकते हो। आने वाले समय में जहाँ पे आप जॉब करोगे वहां पे अच्छा कार्य करोगे। कल को आपको भी आप भी इन्वायरमेंट के प्रति, अगर सस्टेनेबिलिटी के प्रति, क्लाइमेट चेंज के प्रति अगर आपने अगर संवेदना है, आप सोचो कि मैं क्या करूं जिससे कि हम अपने क्लाइमेट चेंज न कर लें। हमारे लाइफ का स्टाइल, जो कैसे हम लाइफ स्टाइल जिए जिसके माध्यम से हम प्रकृति को मिनिमम नुकसान पहुंचे, अगर आप इस बात को सोचोगे तो फिर आपका भी कंट्रीब्यूशन होगा। क्योंकि देश तो अगले जो 23 साल में 2047 तक तो देश हमारा विकसित होगा ही होगा, लेकिन आप भी सोच सकते हो कि इस विकसित बनने के लिए हमने ये कंट्रीब्यूट किया, हमारा ये कंट्रीब्यूशन था। जब आप एक बार अपने मन में लक्ष्य रखोगे तो लक्ष्य भी आप उसको सिद्ध भी कर सकते हो, और इतनी ताकत भगवान ने हर एक में दे रखी है कि जब हम लोग लक्ष्य साधते हैं तो उस साधे हुए लक्ष्य को हम सिद्ध भी कर सकते हैं। तो मैं बच्चों आप सबको बहुत बहुत अपने तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ कि जो हमारे प्रदेश का जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य रखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी के तहत विकसित उत्तर प्रदेश का लक्ष्य रखा है। उस लक्ष्य को पूरा करने में आप क्या सहायक हो, इसके बारे में सोचो, कैसे आप इसमें योगदान दोगे, इसके बारे में सोचो। जैसे कि आप अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने गांव के रहने वाले हो, अपने जनपद को, अपने प्रदेश को, हर एक को विकसित होने में आप पूरा अपना योगदान दोगे।